अभी हम डिस्कस करेंगे डीएनएस पार्ट 2। डीएनएस पार्ट 1 मैंने बता दिया है, डेफिनेशन ऑफ डीएनएस, डीएनएस की डेफिनेशन क्या है, एंड डीएनएस इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर, व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर, एंड व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। तो now we are going to discuss what is the DNS record and DNS hierarchy, like that the way there are two methods to access the DNS hierarchy. Means the first is iterative, second is recursive. We will discussing in detail in the upcoming slide. Okay, let's see what is the DNS record. DNS record means जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है, DNS रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा दे आर नॉट कैप्ट इन वन कंप्यूटर कम्प्लीटली, मीन्स जो डाटा है उसको कम्प्लीटली एक ही कंप्यूटर के अंदर नहीं रखा जाता है। कैसे डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से डीएनएस रिकॉर्ड होता है, कहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले होता है हमारा रूट सर्वर। रूट सर्वर होता है, देन रूट सर्वर के अंदर आता है हमारा जैसे टाइप ऑफ डोमेन, जो हमारे जेनरिक डोमेन होते हैं। टाइप ऑफ डोमेन मीन्स .com है, .in है, किस टाइप का आपका डोमेन है। इनसाइड दैट जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ google.com का। google.com के अंदर यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जो गूगल की जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे रखी जाती है, उसके लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो वो कहाँ पे होता है, क्या होता है। अब इस रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, नेम ऑफ आईपी, सॉरी नेम ऑफ डोमेन, आपका डोमेन का नाम क्या है, मीन्स आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। सेकंड आपका क्या पूछा मेंटेन किया जाता है, आईपी एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट, एंड थर्ड वन आता है इसमें वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स कि कितने दिन तक कितने टाइम तक वो वैलिड है, 1 ईयर वैलिड है, 2 ईयर वैलिड है, 10 ईयर वैलिड है, मतलब कितने टाइम तक वो वैलिड है। ये सब चीजें डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन की जाती है। देन let's see discuss the definition of DNS record. DNS record means DNS server create DNS record means DNS server create करता है DNS record को to provide the important information about the domain name और host name, और particularly its current IP address means डोमेन का नाम क्या है, उसका होस्ट नेम क्या है, उसका करंट IP एड्रेस क्या है। ये सब रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर आपको मिलेंगी। द मोस्ट कॉमन डीएनएस रिकॉर्ड टाइप आर एड्रेस मैपिंग रिकॉर्ड। एड्रेस मैपिंग रिकॉर्ड मीन्स आपका जो IPv4 एड्रेसिंग है, IPv4 जो है आपका बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, आल्सो नोन एज डीएनएस होस्ट रिकॉर्ड। मीन्स जो हमारा IPv4 है वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड एड्रेस है, तो इसमें इसको हम डीएनएस होस्ट रिकॉर्ड भी बोल देते हैं। द स्टोर ए होस्ट नेम एंड इट्स कोरस्पोंडिंग IPv4 एड्रेस। मीन्स क्या है कि होस्ट नेम, डोमेन नेम क्या है, होस्ट नेम क्या है, कितने टाइम तक वो वैलिड है, क्या उसका आईपी एड्रेस है, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर। कुछ कॉमनली डीएनएस रिकॉर्ड टाइप है जो हम यूज करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे ए है, ए क्या है, IPv4 एड्रेस है। टेट्रा ए है, टेट्रा ए का मीन्स क्या है कि भी IPv6 एड्रेस रिकॉर्ड है।
सी नेम इसको बोलते हैं एलाइजिंग। एलाइजिंग मीन्स रीनेमिंग। आप इसमें एलाइजिंग करते हैं मीन्स रीनेमिंग करते हैं, जैसे कि इसने बोला है कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड। कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड मीन्स आप एक तरीके से कॉपी करते हैं किसी चीज का, ठीक है। देन एमएक्स मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड। देन एनएस जो आप मेल एक्सचेंज करने के लिए जो मेल एक्सचेंज होती है उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है। देन नेम सर्वर रिकॉर्ड। देन पीटीआर पॉइंटर रिकॉर्ड। देन एसओए स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। एसआरवी सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड। टीएक्सटी डॉट मीन्स टेक्स्ट रिकॉर्ड। ये कुछ रिकॉर्ड हैं जो डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, जो कि कुछ कॉमन से डीएनएस रिकॉर्ड हैं। अगर आपको इनको डिटेल में स्टडी करना है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें जाके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि भाई डीएनएस की हायरार्की क्या है, किस तरीके से डीएनएस काम करता है। अब इसमें जो डीएनएस में मैं पहले बताया है कि जो भी फाइल्स हैं, फाइल्स को एक जगह नहीं रखते हैं, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रीजन क्या होता है, बोटलनेक मीन्स ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक ना हो, कंजेशन प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके लिए बोटलनेक की प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मीन्स डीएनएस हैव द एबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लोड। मीन्स लोड बैलेंसिंग के लिए डीएनएस कैपेबल है, ठीक है। ये इसमें जो भी डाटा होता है डीएनएस के अंदर वो सेंट्रलाइज नहीं होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हमारा यही आता है कि रूट सर्वर आता है। यहाँ पे रूट सर्वर हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप लेवल डोमेन। मीन्स रूट सर्वर जो है वो किसकी इंफॉर्मेशन रखता है, जो हमारे टॉप लेवल डोमेन है, जो कि हमारे जेनरिक डोमेन है, ठीक है। तो आप उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड कौन, उसकी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, टॉप लेवल डोमेन की रूट सर्वर रखता है, जो कि हमारे ये टॉप लेवल डोमेन है। .com, .org, .edu ये क्या है, सब हमारे टॉप लेवल डोमेन है, और इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, हमें रूट सर्वर के पास मिलती है। अब टॉप लेवल डोमेन के अंदर एक और डोमेन आता है, मीन्स एक और सर्वर आता है, दैट इज अथॉरिटेटिव सर्वर। अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर, ये जो होता है हमारा, जो ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है, जैसे आप देख रहे हैं yahoo.com, amazon.com, pbs.org लाइक दैट, ये सभी जो है ये क्या है, ये अथॉरिटेटिव डोमेन है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या आता है, रूट सर्वर। रूट सर्वर हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप लेवल डोमेन, एंड टॉप लेवल इनसाइड द टॉप लेवल डोमेन यू फाइंड द अथॉरिटेटिव सर्वर। अथॉरिटेटिव सर्वर के पास आपका जो है, अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जो भी होता है डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होती है, जैसे आपको कोई वेबसाइट सर्च करनी है, कोई वेबसाइट आपको विजिट करनी है, जैसे yahoo.com विजिट करना है, तो आपको अल्टीमेटली अथॉरिटेटिव सर्वर के पास ही मिलेगा। याहू से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो अथॉरिटेटिव सर्वर के पास होता है। आपको जो भी रिकॉर्ड मिलेगा, यानी कि जो भी फाइल मिलेंगी याहू की, वो रिकॉर्ड इसके अंदर रिकॉर्ड डीएनएस के अंदर मिलेंगी। जो भी फाइल होंगी वो अथॉरिटेटिव सर्वर आपको देगा, सबसे लोअर लेवल का जो हम बोल सकते हैं। अब इस हायरार्की के साथ एक प्रॉब्लम आता है, मान के चलो कि भी आपका रूट सर्वर ही फेल हो जाए, तो क्या करेंगे, आपका लोअर लेवल के जो सर्वर है वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका रूट सर्वर ही फेल हो गया है। तो इन दैट केस हाउ यू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक्चुअली हमें जो इंटरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन है IANA
अवेयर ऑफ दिस, सबको पता होगा इसके बारे में। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज को हैंडल करता है। मीन्स इंटरनेट जो आईपी एड्रेसिंग वगैरह असाइनमेंट होता है वो कौन करता है, IANA करता है। तो मीन्स क्या है कि आपका अगर रूट सर्वर फेल हो जाता है, इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मीन्स आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका रूट ही डाउन हो गया है। तो इन दैट केस अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या निकाला, ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 जो रूट सर्वर हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 रूट सर्वर मेंटेन किए गए IANA के द्वारा विद द हेल्प ऑफ IETF। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक बोल सकते हैं द मेन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट के लिए एक मेन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई 30 रूट सर्वर मेंटेन किए गए ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर एक सर्वर डाउन होता है, मान के चलो ये रूट सर्वर अगर फेल हो जाता है तो हम किसी दूसरे सर्वर पे रिलोकेट कर सके इमीडिएटली। मान के चलो आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आउट ऑफ 13 2 सर्वर भी अगर डाउन हो जाते हैं तो देन नो इशू, यू कैन गेट द सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट विदाउट एनी फेलियर। ओके, यू कैन स्विच। इसमें एक और इशू आता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हर बार आप रूट सर्वर के पास जाते हैं कोई भी इंक्वायरी लेकर के, आई वांट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप लेवल डोमेन, देन यू आस्क फ्रॉम द टॉप लेवल डोमेन आई वांट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अथॉरिटेटिव डोमेन, मीन्स लाइक दैट दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। तो इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को रिमूव करने के लिए हम एक DNS कैश का कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारी जो टाइम है वो टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम ना हो कि हमें रूट सर्वर को कांटेक्ट करना पड़े या फिर मतलब बार बार ये एक हिरार्की फॉलो ना करनी पड़े। उसके लिए एक DNS कैश मेंटेन किया गया कि आप फास्ट एक्सेस कर सकें, मतलब कितना फास्टली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं किसी भी वेबसाइट की सर्विसेज को। तो उसके लिए हम DNS जो है मेंटेन करते हैं। DNS कैश क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एंट्रीज हैं आपकी लाइक google.com, yahoo.com, सारी की सारी एंट्रीज जो है ऑल विल बी प्रेजेंट इन द DNS कैश ओनली। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली लोकल DNS पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे गूगल है, गूगल ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे सर्वर को यूज करता है, ठीक है, बहुत सारे सर्वर होते हैं। जैसे इंडिया का अलग सर्वर है, उसके लिए मतलब यूके के लिए अलग है, लाइक दैट मीन्स वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे सर्वर मेंटेन करके रखता है। तो वो एक अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हर कंट्री में सर्वर रखना, सर्वर बनाना एक नॉट एन इजी टास्क। अब उसके लिए आप जो है DNS कैश मेंटेन करते हैं। जैसे गूगल है, इंडिया के लिए अलग कैश मेंटेन करेगा, लाइक दैट मीन्स जो इस कैश के अंदर क्या होता है, जो मोस्ट रिसेंटली एंट्रीज हैं, जो मोस्ट रिसेंटली विजिटेड एंट्रीज हैं, मोस्ट रिसेंटली विजिटेड पेज हैं, वो इसके अंदर मेंटेन किए जाते हैं। अब जैसे DNS कैश क्या होता है, समटाइम कॉल्ड ए DNS रिजोल्वर, हम DNS कैश को DNS रिजोल्वर भी बोल देते हैं, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डाटाबेस। जैसे ही आपका काम खत्म होता है तो आप इसको फ्री कर देते हैं। मेंटेन बाय ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन की जाती है, दैट कंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसेंट विजिटेड एंड अटेम्प्टेड टू विजिट्स टू द वेबसाइट एंड अदर इंटरनेट डोमेन्स। मीन्स कि क्या है कि जो बहुत ही रिसेंटली विजिटेड डोमेन्स हैं, बहुत ही रिसेंटली सर्चिंग जो डाटा है उसको ये मेंटेन करके रखता है, एक टेम्परेरी डाटाबेस है।
In other words, DNS cache is just a memory of recent DNS lookup that your computer can quickly refer to when it is trying to figure out how to load a website. मीन्स क्या है कि बहुत ही रिसेंटली जो आपने पेजेस देखे हैं, रिसेंटली वेबसाइट विजिट की हैं, रिसेंटली सर्चिंग आपने कुछ भी किया है, तो वो मोस्ट रिसेंटली एंट्रीज को मेंटेन करके रखता है डीएनएस कैश। अब हम डिस्कस करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सर्वर, मीन्स दो तरीके से हम डीएनएस सर्वर को कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इटरेटिव, सेकंड इज रिकर्सिव। इटरेटिव वे मीन्स आपका जो डीएनएस है, यानी कि जो आपका डीएनएस क्लाइंट है, यानी कि आप बोल सकते हैं होस्ट है, होस्ट जो है डीएनएस लोकल डीएनएस सर्वर को कांटेक्ट करता है, और लोकल डीएनएस सर्वर जो है अगर इसके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने क्वेरी की है, अगर वो इंफॉर्मेशन डीएनएस सर्वर के पास है तो वो आपको रिटर्न कर देता है। अगर वो एंट्रीज जो भी आपने इनको रिक्वेस्ट किया है अगर वो डीएनएस सर्वर के पास नहीं है, तो इन दैट केस लोकल डीएनएस सर्वर कॉन्टेक्ट टू द रूट डीएनएस सर्वर। जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये सेकंड मेथड में जो है डीएनएस सर्वर रिक्वेस्ट टू द रूट सर्वर गिव मी, मीन्स आपने जैसे यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ली है, जैसे यही ली है minsectu.com, आपने ये वेबसाइट विजिट किया, ओके, आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट को खोलना, आपने डीएनएस सर्वर से पूछा, कि मुझे ये वेबसाइट खोलनी है, क्या इसके रिगार्डिंग आपके पास फाइल्स हैं, इसके जो वेब पेजेस हैं वो आपके पास है। लोकल डीएनएस सर्वर बोलता है कि अगर उसके पास है तो वो आपको यस बोलेगा, अदरवाइज वो क्या जो भी आपने इसके रिगार्डिंग क्वेरी की है, तो लोकल डीएनएस जो है रूट सर्वर से पूछता है कि आपके पास इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, तो अगर लोकल डीएनएस के पास इंफॉर्मेशन है तो वो दे देता है। अदरवाइज लोकल डीएनएस सर्वर क्या बोलता है, नहीं मेरे पास इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, जो वेबसाइट आप विजिट करना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, जो कि थर्ड पैकेट में आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो जो टॉप लेवल डोमेन है, जैसे कि यहाँ पे .com है, टॉप लेवल डोमेन का आईपी एड्रेस जो है लोकल डीएनएस को दे देता है। देन लोकल डीएनएस क्या करता है, टॉप लेवल डोमेन से कांटेक्ट करता है, जैसे .com लोकल लेवल डीएनएस, सॉरी .com लेवल डीएनएस है, टॉप लेवल डीएनएस है, तो वो इससे पूछता है क्योंकि उसको लोकल डीएनएस को अब टॉप लेवल डोमेन का वो आईपी एड्रेस मिल चुका है। अब टॉप लेवल डोमेन बोलता है मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम एक काम करो अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जाओ, ये अथॉरिटेटिव सर्वर का आईपी एड्रेस। अब लोकल डीएनएस के पास अथॉरिटेटिव सर्वर का जो है आईपी एड्रेस आ चुका है, तो वो आईपी एड्रेस के जरिए अथॉरिटेटिव सर्वर को कांटेक्ट करेगा। ये अथॉरिटेटिव सर्वर है, तो अथॉरिटेटिव सर्वर को कांटेक्ट करता है। अगर फिर वो अथॉरिटेटिव सर्वर जो अपने डेटाबेस में चेक करता है और जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो लोकल डीएनएस तक पहुंचा देता है। लोकल डीएनएस को 7th पैकेट में एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे देता है अथॉरिटेटिव सर्वर, और देन 8th पैकेट में वो क्लाइंट को मिल जाता है। इस तरीके से इटरेटिव वे में काम करता है। मीन्स यहाँ पे हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, लोकल डीएनएस लेता है। रूट सर्वर बोलता है मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप टॉप लेवल डोमेन से पूछिए। टॉप लेवल डोमेन बोलता है कि ये अथॉरिटेटिव सर्वर का आईपी एड्रेस है, आप अथॉरिटेटिव सर्वर से कांटेक्ट कीजिए। तो मीन्स वो इस तरीके से आईपी एड्रेस के जरिए अथॉरिटेटिव डोमेन तक पहुंचता है, अथॉरिटेटिव डोमेन से एक्चुअल इंफॉर्मेशन लेता है और क्लाइंट को सर्व करता है। ये इटरेटिव वे है। अब रिकर्सिव वे देखते हैं। रिकर्सिव वे में क्या होता है, मीन्स यहाँ पे जैसे उसमें होता था कि भाई हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल डीएनएस सर्वर ले रहा था, लेकिन यहाँ पे हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल डीएनएस सर्वर नहीं लेता है, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रूट सर्वर भी लेता है। वही जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया,
sys.poly.edu। क्लाइंट चाहता है कि मुझे ये वेबसाइट खोलनी है, ठीक है। जो होस्ट है ये वेबसाइट ओपन करना चाहता है sys.poly.edu, तो उसके लिए वो लोकल डीएनएस से कांटेक्ट करेगा। लोकल डीएनएस के पास अगर उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, उसकी कैसे में है, तो वेल एंड गुड है, वो रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अज्यूम करके चलो कि उसके पास नहीं है, तो लोकल डीएनएस आस्क टू द रूट सर्वर, देन रूट सर्वर क्या करता है, वो उसको ऐसा नहीं बोलता है जैसे इटरेटिव में क्या था कि वो वापस डीएनएस को बोल देता था टॉप लेवल डोमेन का आईपी एड्रेस दे करके कि आप टॉप लेवल डोमेन से कांटेक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या करता है कि वो रूट लेवल सर्वर जो है वो टॉप लेवल डोमेन से खुद ही अपने बिहाफ पे खुद ही कांटेक्ट करता है कि क्या आपको cis.poly.edu के बारे में पता है। वो बोलता है नहीं, मेरे को नहीं पता है, तो टॉप लेवल डोमेन फिर कांटेक्ट करता है अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर से, और अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर जो है अपना डेटाबेस चेक करता है और एक्चुअल इंफॉर्मेशन टॉप लेवल डोमेन को दे देता है। देन टॉप लेवल डोमेन रूट सर्वर को देता है, और रूट सर्वर देन जो है वापस लोकल डीएनएस को देता है, और लोकल डीएनएस जो है होस्ट को देता है। इस तरीके से ये साइकिल चलता है। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। वंस आई वांट टू रिपीट वंस अगेन कि जो इटरेटिव वे है डीएनएस से कांटेक्ट करने का, उसमें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, लोकल डीएनएस लेता है, लेकिन रिकर्सिव के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूट सर्वर भी लेता है, ठीक है। तो रिकर्सिव मीन्स होस्ट आर नॉट इन्वॉल्व एंड रूट सर्वर इज कॉलिंग टू अदर सर्वर लाइक टॉप डोमेन लेवल सर्वर, and then other server that is top level domain server calling to the other server that is top level domain contacting to the authoritative server and so on। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। अभी जो है हम देखते हैं रिसेंटली डे में कि जो हमारा सिंगल रिक्वेस्ट सिंगल रिप्लाई रहता है मोस्टली, तो उसके लिए जो डीएनएस है वो यूडीपी का यूज करता है। यूडीपी क्या है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, और ये फास्ट एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं। इसमें हम रिलायबिलिटी नहीं देखते हैं, ये कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। डीएनएस मैसेज फॉर्मेट मीन्स इसमें दो तरीके के हेडर होते हैं, ठीक है। एक हमारा 12 बाइट का होता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि किस तरीके का साइज है। अब इसमें जो हमारा हेडर पार्ट होता है, ये हमारा मेन है। आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ आंसर RR, and number of authority RRs, number of additional RRs, like that means there are 6 fields that are mandatory in the DNS message format। इस तरीके का कुछ मैसेज फॉर्मेट रखा जाता है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनके हेडर के फील्ड के नाम पता होना चाहिए, और ये कितने बाइट का होता है वो पता होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। गाइस, थैंक यू सो मच।